लेक्चर 12 स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन पहले आपने याद रखूंगा मीनिंग सेंट्रल टेंडेंसी का। द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स एन एंटायर सेट ऑफ डेटा is called as central tendency. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is central tendency? इसके बाद the single value that represents an entire set of data is called as central tendency. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is central tendency? इसके बाद the single value that represents an entire set of data is called as central tendency. The central tendency is also known as average or measures of location. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल बनता है पहले what is central tendency? क्वेश्चन आपने याद रखा व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स एन एंटायर व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स एन एंटायर सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स एन एंटायर सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी। द सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल्सो नोन एज एवरेज और मेजर्स ऑफ लोकेशन। द सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल्सो नोन एज एवरेज और मेजर्स ऑफ लोकेशन। There are three measures of central tendency, that is arithmetic mean, median and mode. The arithmetic median पहले आपने याद रखा what is central tendency। इसके बाद the single value that represents an entire set of data is called as central tendency. The central tendency is also known as average or measures of location. There are three measures of central tendency, that is arithmetic mean, median and mode. बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपने देखा। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए समरी दैट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल पॉइंट और टिपिकल वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट। तो आपने याद रखना इसमें द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए समरी दैट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल पॉइंट और टिपिकल वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट। These measures indicate the distribution of most values and is also referred as central location of a distribution. तो आपने याद रखना the measures of central tendency. What is measures of central tendency? So measures of central tendency is a summary that represents the central point or typical value of a data set. These and the measures of central tendency indicates the distribution of most values. And the measures of central tendency is also known as बहुत ही important question है the measures of central tendency is also known as central location of a distribution. तो इसमें आपने याद रखना इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इसमें आपने याद रखना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Unarranged data can be distributed into class and corresponding frequencies be assigned. ठीक है ना। Construction of frequency distribution. Unarranged data can be distributed into class and corresponding frequencies are assigned. Steps to follow in the construction of frequency distribution. ठीक है ना। जब हमें frequency distribution कंस्ट्रक्ट करनी होगी उसके लिए स्टेप्स अपने याद रखने के 5 स्टेप्स। पहला क्या है सॉर्टिंग ऑफ डाटा। दूसरा है कैलकुलेट द रेंज। पहला क्या है डेटा सॉर्टिंग, उसके बाद है रेंजिंग। ठीक है ना। तो आपने याद रखना है जब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना होगा तो उसके लिए पहला स्टेप जो है वो है सॉर्टिंग ऑफ डेटा। दूसरा है कैलकुलेट द रेंज। तीसरा है डिसाइड द नंबर ऑफ क्लास। फोर्थ है कैलकुलेट द क्लास विड्थ। फिफ्थ है टैली एंड काउंट द ऑब्जर्वेशंस। तो इसके लिए आपने याद रखूंगा पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहला क्या है सॉर्टिंग ऑफ डाटा। दूसरा स्टेप जो है वो है कैलकुलेट द रेंज। थर्ड स्टेप इज डिसाइड नंबर ऑफ क्लास। फोर्थ स्टेप इज कैलकुलेट क्लास विड्थ। नंबर 5 जो फिफ्थ स्टेप है वो है टैली एंड काउंट द ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई डाटा है तो पहला स्टेप क्या है उस डाटा के लिए उसको सॉर्ट करना है, यानी सॉर्टिंग द डाटा। उसके बाद हमें रेंज देखना है। रेंज क्या होता है फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है ना। रेंज कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना। उसके बाद हमें करना होता है डिसाइड द नंबर ऑफ क्लास। उसके बाद क्लास विड्थ हमें देखनी होती है। तो पहला क्या है सॉर्टिंग द डाटा, उसके बाद है कैलकुलेट द रेंज, उसके बाद है नंबर ऑफ क्लास को डिसाइड करना है, उसके बाद विड्थ करनी है, क्लास की विड्थ करनी है कैलकुलेट। क्लास विड्थ इज इक्वल टू अपर रेंज माइनस लोअर रेंज माइनस नंबर ऑफ क्लासेस। क्लास विड्थ किसके बराबर होती है क्लास विड्थ इज इक्वल टू अपर रेंज माइनस लोअर रेंज। ठीक है ना। तो आपने उसमें अपर क्लास विड्थ इज इक्वल टू हाईएस्ट रेंज माइनस लोवेस्ट रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो आपने याद रखना क्लास विड्थ इज इक्वल टू हाईएस्ट रेंज माइनस लोवेस्ट रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अपर रेंज था 50 और लोअर रेंज था 0। दिस मीन्स 50 माइनस 0 डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्लास कितनी थे 5। दिस मीन्स 50 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10।
ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। जो लास्ट स्टेप है वो है काउंट द ऑब्जर्वेशंस एंड टैली, काउंट द ऑब्जर्वेशंस एंड टैली, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये आपने याद रखना होगा। तो आपने याद रखना इसमें हायर, तो आपने याद रखना हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। उसके लिए क्लास विड्थ हम उसी से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपने याद रखना होगा मीन, मीन किसको कहते हैं, तो आपने याद रखना अरिथमेटिकल मीन। अरिथमेटिकल मीन आपने याद रखना इसमें द मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज, ठीक है ना। द सैंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन ए सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। तो आपने याद रखना अरिथमेटिक मीन क्या होता है, द सैंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन ए सीरीज, ठीक है ना। द सैंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन ए सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। दिस मीन्स एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एवरेजेस की, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस, दैट इज मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज एंड कमर्शियल एवरेज। तो आपने याद रखना पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, या सॉल्व हैं व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस, इसके मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज एंड कमर्शियल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज में आता है अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। तो आपने याद रखना पहले व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस, इसके मैथमेटिकल एवरेज, positional average and commercial average. Name the 3 types of mathematical average, इसके बाद arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Name the 3 types of mathematical average, इसका जो है arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। The arithmetic mean is represented by, इसका x, the arithmetic mean is denoted by, इसका x, geometric mean is denoted by, इसका g, harmonic mean is denoted by, इसका h। उसके बाद आपने याद रखूंगा द पोजिशनल एवरेज, नेम 3 टाइप्स ऑफ पोजिशनल एवरेज, इसमें मीडियन, मीडियन, तो आपने याद रखना मीडियन मोड, मीडियन एंड मोड, तो आपने याद रखना मीडियन एंड मोड। तो आपने याद रखना पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेज, दैट्स मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज एंड कमर्शियल एवरेज। नेम 3 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एवरेज, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय x, जियोमेट्रिक मीन इज डिनोटेड बाय g, हार्मोनिक मीन इज डिनोटेड बाय h। मीडियन, मीडियन इज, तो उसके बाद पोजिशन, नेम 3 टाइप्स ऑफ पोजिशनल एवरेजेस, इसका जो है मीडियन, मोड एंड पोर्शन वैल्यू। नेम 3 टाइप्स ऑफ पोजिशनल एवरेजेस, इसका जो है मीडियन, मोड एंड पोर्शन वैल्यू। क्वेश्चन है द मीडियन इज डिनोटेड बाय, इसका जो एम और एम ई, द मीडियन इज डिनोटेड बाय, इसका जो एम और एम ई। द मोड इज डिनोटेड बाय, इसका जेड, द मोड इज डिनोटेड बाय, इसका जेड। तो आपने याद रखना व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, इसके द सैंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन ए सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरिथमेटिक मीन इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज इज आल्सो कॉल्ड एज मीन, ये आपने याद रखना होगा। डेफिनेशन हम मीन की देखेंगे, ए मीन is a number, तो अपनी a mean is a number which is obtained by adding values of all items of a series and dividing the total by the number of series। तो आपने मीन किस तरह से, हम मीन किसको कहते हैं, a mean is the number, तो आपने what is mean, इसके a mean is the number, तो आपने what is mean, इसके the number which is obtained by adding values of all items of a series and dividing the total by number of series is called mean। तो आपने what is mean, a mean is the number which is obtained by adding values of all items of a series and dividing the total by the number of series। Formula of arithmetic mean is equal to x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus xn divided by n is equal to summation of x divided by n, summation of x divided by 1 n। x1 x2 are the values of different items in a series, n is equal to total number of items, summation is equal to sum total of values of different items in the series। ये आपने याद रखना होगा। तो दिस मीन्स अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ एक्स, एक्स क्या होता है वैल्यूज, ठीक ना, x1 x2 डिवाइड बाय n। दिस मीन्स मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। दिस मीन्स व्हाट इज मीन, इसका मीन इज द नंबर व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ सीरीज। ये आपने याद रखना होगा। तो आपने याद रखना, द मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज। दिस मीन्स द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। We do have simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean। ये आपने याद रखना होगा, simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean। Simple arithmetic mean, the arithmetic mean in which all items of a series are given equal importance। What is simple arithmetic mean, इसका सब है the arithmetic mean in which all items of a series are given as equal importance is called as simple arithmetic mean।
while as the arithmetic mean in which different items of a series are assigned by different weights according to their relative importance is called as weighted arithmetic mean. तो आपने देखा what is types of arithmetic mean? There are two types of arithmetic mean, that is simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. पहला क्या है? Simple arithmetic mean. The arithmetic mean in which all items of a series are given equal importance is called simple arithmetic mean, while as the arithmetic mean in which different items of a series are assigned by different weights according to their relative importance is called a weighted arithmetic mean. तो इसके लिए आपने याद रखना होगा सिंपल अर्थमेटिक मीन एवरेज ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स. तो आपने याद रखना इसमें. उसके बाद हमें आते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज? इसके द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल सीरीज. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल सीरीज. तो आपने याद रखना व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज. इसका समझ में द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल सीरीज. We do have three types of statistical series, that is individual series, discrete series and continuous series. तो आपने याद रखना name three types of statistical series. इसका सब individual series, discrete series and continuous series. Question है the discrete series and continuous series are jointly called as इसमें frequency distribution. बहुत ही important question है. The discrete series and continuous series are jointly called as इसका सब frequency distribution. बहुत ही important question है. The discrete series and continuous series are jointly called as इसमें frequency distribution. इंडिविजुअल सीरीज किसको कहते हैं? व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज? इसका सब है द सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, दैट इज ईच आइटम इज गिवन ए सेपरेट वैल्यू. इट मींस इंडिविजुअल सीरीज डू नॉट हैव फ्रीक्वेंसीज ऑफ आइटम्स. ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा. इंडिविजुअल सीरीज में होता है द सीरीज विच, तो आपने याद रखना है द सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, दैट इज ईच आइटम इज गिवन ए सेपरेट वैल्यू. इट मींस इंडिविजुअल सीरीज डू नॉट हैव फ्रीक्वेंसीज ऑफ आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल 10, 15, 12, 30 एटसेट्रा. ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी हम किसको कहते हैं? द रेट एट विच समथिंग इज ऑकर. तो आपने व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इसका द रेट एट विच समथिंग ऑकर्स इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? द सीरीज इन विच वैल्यूज ऑफ वेरिएबल शोज रेपिटेशन. तो आपने व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज? इसके द सीरीज इन विच वैल्यूज ऑफ वेरिएबल शोज रेपिटेशन, दैट इज फ्रीक्वेंसीज आर गिवन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. तो आपने देखा इन इंडिविजुअल सीरीज वी डू नॉट गिव फ्रीक्वेंसी टू द नंबर्स, व्हाइल एज इन डिस्क्रीट सीरीज वी गिव द फ्रीक्वेंसीज. दिस मीन्स व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज? इसके द सीरीज इन विच वैल्यूज ऑफ वेरिएबल शो रेपिटेशन. What is discrete series? इसके समय the discrete series can also be called as repetition series. तो आपने देखा the discrete series is also called as repetition series. This means the series in which values of variable show repetition, that is frequency are given corresponding to different values of variables. n is equal to total number of observations. Summation of f is equal to sum total of frequencies. ठीक है ना. तो आपने याद रखना discrete series के लिए क्या फॉर्मूला है? Summation of f is equal to n. Summation of f is equal to n. ठीक है ना. Summation of f is equal to n. ठीक है ना. समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन. उसके बाद आपने याद रखना कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज. Continuous series is also called as इसके grouped frequency distribution. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The continuous series is also called as frequency grouped frequency distribution. Both the continuous series is also called as grouped frequency distribution. In case of continuous series, the value of a variable is grouped in various class intervals along with their respective frequencies. ठीक है ना. Continuous series तो आपने what is the continuous series is also called as grouped frequency distribution. In case of continuous series, the value of a variable is grouped in various class intervals. तो आपने याद रखना है the continuous series is also called as grouped frequency distribution. बहुत ही important question है. The continuous series is also called as grouped frequency distribution. In case of continuous series, the value of a variable is grouped in various class intervals. तो आपने याद रखना the continuous series is also called as grouped frequency distribution. In case of continuous series, the value of a variable is grouped in various class intervals along with their respective frequencies. That is, for example, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, etc. The midpoint of various class intervals are used to रिप्लेस क्लास इंटरवल्स. ये आपने याद रखना होगा. तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए आपने याद रखना होगा इसमें फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन. समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन. तो आपने याद रखना इंडिविजुअल सीरीज व्हाट इज द, तो आपने याद रखना टाइप्स ऑफ सीरीज वी हैव इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज. फार्मूला ऑफ इंडिविजुअल सीरीज समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन. इंडिविजुअल सीरीज व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंडिविजुअल सीरीज? इसमें समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन. Discrete series summation of fx divided by n. Summation of fx divided by n. Continuous series summation of fx divided by n. तो आपने याद रखना है इंडिविजुअल सीरीज भी फार्मूला क्या है? summation of x divided by n. Discrete series की फार्मूला है summation of fx divided by n. Continuous series की फार्मूला है summation of fx divided by n. For example,
फाइंड द मीन ऑफ द गिवन सीरीज 10, 12, 15, 20, 30, 40 एट्सट्रा। इसके लिए हमें फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। यह है इंडिविजुअल सीरीज। इसमें हमें समेशन करना है 10 + 12 + 15 डिवाइड बाई एन। एन इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, 6 बार आया है। दिस मीन्स 127 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 21.16। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज के लिए, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमारे पास रोल नंबर एक साइड से हो और उसके बाद एक साइड से हमें रोल नंबर दिए हो तो दूसरी जानिब से हमें मार्क्स भी दिए हों, तो हमें पहले करना है एन इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमें समेशन ऑफ एक्स देखना है, ठीक है ना। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, फिर ये बन जाता है। इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या करना होता है, समेशन ऑफ एक्स, तो आपने डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो, डिस्क्रीट सीरीज की फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो आपने याद इसमें डिस्क्रीट सीरीज में क्या हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक टेबल बनाया, उसमें x लिखा है 3, 4, 5, 6, 7, फ्रीक्वेंसी हमने दी 5, 2, 1, 3, ठीक है ना। और एफ एक्स कैसे हम करते हैं, ये x इंटू एफ, ठीक है ना, वो बनता है एफ एक्स। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए फार्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन। ये आपने याद रखना होगा। तो इसके लिए आपने याद रखूंगा डिस्क्रीट सीरीज के लिए x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन। दिस मीन्स तो आपने डिस्क्रीट सीरीज के लिए फार्मूला समेशन ऑफ एक्स डिस्क्रीट सीरीज के लिए आपने याद रखना इसमें व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। इसका पहले आपने याद रखना इंडिविजुअल सीरीज के लिए फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज के लिए समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो आपने इंडिविजुअल सीरीज के लिए समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, डिस्क्रीट सीरीज के लिए समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन, और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन। ये आपने याद रखना होगा। तो इसमें आपने याद रखना होगा कंबाइंड मीन में क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई x1 प्लस कंबाइंड मीन में आपने x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस सो ऑन, ठीक है ना, डिवाइड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। तो इसी तरह से आपने याद रखना, इसमें डायरेक्ट मेथड होती है हमारे पास, एज्यूम्ड मेथड होती है, स्टेप डेविएशन मेथड होती है। हम डायरेक्ट मेथड के लिए हम याद रखते हैं, ठीक है ना। तो आपने ना इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, तो आपने अपना डायरेक्ट मेथड में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे मीन की इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। पहले हम करेंगे ऐड अप वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स इन ए सीरीज डिनोटेड बाय समेशन ऑफ एक्स। स्टेप 2 जो है वो है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज, दैट इज एन। स्टेप 3 डिवाइड द टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स, दैट इज समेशन ऑफ एक्स विद द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है ना। दिस मीन्स समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ये हो गया हमें किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। और उसके बाद डिस्क्रीट मेथड में क्या होता है, पहले हमने क्या करना है डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज मेथड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, वैल्यू ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू एक्स, देयर फ्रीक्वेंसी इज एफ। स्टेप 1 जो है वो है आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय देयर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एक्स इंटू एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। ये आपने देखा। स्टेप फर्स्ट क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, एटम्स मल्टीप्लाइड बाय देयर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एक्स इंटू एफ, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन, ठीक है ना। थर्ड जो है वो है एडिशन ऑफ मल्टीप्लाइड एटम्स टू गेट समेशन ऑफ एफ एक्स। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आर एडेड अप टू गेट समेशन ऑफ एफ, ठीक है ना, समेशन ऑफ एफ। उसके बाद स्टेप 4 जो है वो समेशन ऑफ एफ एक्स इज डिवाइड बाय द समेशन ऑफ एफ टू ऑब्टेन मीन, ठीक है ना, किसमें, डायरेक्ट मेथड में, ठीक है ना। समेशन ऑफ तो आपने डायरेक्ट मेथड की फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, ये आपने याद रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल वेजेस ऑफ 19 वर्कर्स, wages is equal 10, 20, 30, 40, 50, number of workers 4, 5, 3, 2, 5। पहले हमें लिखना है wages, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे x से, 10, 20, 30, 40 एक्स्ट्रा। नंबर ऑफ wages इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, 4, 5, 3, 2, ठीक है ना। उसके बाद हम निकालेंगे एफ एक्स, ठीक है ना, और समेशन ऑफ एफ भी हम निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स भी निकालेंगे। दिस मीन्स समेशन ऑफ एफ एक्स, तो आपने अंदर इसमें डिस्क्रीट सीरीज में समेशन ऑफ एफ एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अंदर। डिस्क्रीट सीरीज की फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। तो आपने इधर इसमें डिस्क्रीट सीरीज की फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ।
तो आपने याद रखना डिस्क्रीट डायरेक्ट मेथड में क्या हम करते हैं, x इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। तो आपने याद रखना इसमें किसमें फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज में आपने याद रखना व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, ठीक है ना, समेशन ऑफ एफ, ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद डायरेक्ट मेथड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, स्टेप फर्स्ट जो है कंटिन्यूअस सीरीज में वो है कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ईच लेवल, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। कंटिन्यूअस सीरीज में आपने याद रखना इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। स्टेप 1 जो है वो है कैलकुलेट द मिड पॉइंट बाय ईच क्लास इंटरवल एंड डिनोट इट बाय एम, ठीक है ना। m इज इक्वल टू, तो आपने इसमें मिड वैल्यू इज डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, तो आपने L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ क्लास, L2 इज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ क्लास, ठीक है ना। तो आपने इसमें मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट माइनस, तो आपने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो आपने याद रखना इसमें मिड वैल्यू किसके बराबर होता है, मिड वैल्यू बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। स्टेप 2 जो है इसमें पहला का हमें कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करते हैं, कैलकुलेट द मिड पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय m1 प्लस मिड पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरा जो है वो मल्टीप्लाई द मिड पॉइंट बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना। द मल्टीप्लाइज FM और एडेड अप टू गेट समेशन ऑफ FM, ये आपने याद रखना होगा। तो उसके बाद जो फार्मूला है इसके लिए वो है समेशन ऑफ FM डिवाइड बाय समेशन ऑफ F, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्क्स हैं और मिड पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। फिर अगर हम बात करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन के बारे में, व्हेन द आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, उसको हम कहते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन की फार्मूला क्या है, x बार w डिवाइड बाय समेशन ऑफ wx डिवाइड बाय समेशन ऑफ w। समेशन ऑफ इसके लिए फार्मूला आपने याद रखना वेटेड अर्थमेटिक मीन के xw डिवाइड बाय समेशन ऑफ wx डिवाइड बाय समेशन ऑफ w, where xw is equal to weighted mean, summation of wx is equal to sum of product of weights and atoms, summation of w is equal to sum of weights, ये आपने याद रखना होगा। तो वेटेड मीन में आपने याद रखना वेटेड मीन रेफर्स टू द एवरेज मीन, तो आपने वेटेड मीन रेफर्स टू द एवरेज व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर गिवन डिफरेंट वेटेज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। xw is equal to w1 x1 plus w2 x2 so on wn xn divided by w1 plus w2 plus wn is equal to summation of wx divided by summation of w। summation of xw is equal to weighted mean, summation of wx is equal to sum product of items and their respective weight, summation of w is equal to sum of weights। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने याद रखना मार्क्स है हमारे पास, वेट है, ठीक है ना। दिस मीन्स पहले क्या हमें करना है, wx निकालना है। दिस मीन्स x मार्क्स जो है वो डिनोट करते हैं x से, वेट करते हैं w से। दिस मीन्स x इंटू w पहले हमें, उसके बाद समेशन ऑफ wx निकालना है हमें, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, x12 इज इक्वल टू x1 प्लस n1 x2 n2 प्लस सो ऑन xn nn डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एक्स्ट्रा, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद हमें पता है पोजिशनल एवरेज की, तो आपने पोजिशनल एवरेज, व्हाट इज पोजिशनल एवरेज में, पोजिशनल एवरेज डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ वेरिएबल्स इन द सीरीज। इसमें आता है हमारा मीडियन इज आल्सो कॉल्ड मिडल वैल्यू, डिटरमाइंस द मिडल वैल्यू इन द सीरीज। उसके बाद पोजिशनल वैल्यू synthesis 3 types, qualitative 1/4 10%, mode determines the most frequent value in the series, ठीक है ना। मीडियन हो गया मिडल वैल्यू, मोड रिप्रेजेंट द डिटरमाइंस द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द सीरीज, उसको हम मोड कहते हैं, ठीक है ना। बोथ मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड एज पोजिशनल एवरेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखना। द मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड एज पोजिशनल एवरेज एज बोथ डिटरमाइन द पोजिशन, तो आपने याद रखना both median and mode are called as positional averages as both median and mode determine the positions, ठीक है ना। तो आपने देखा the median and mode are called as, तो आपने the mean and, तो आपने देखा the median and mode are jointly called as positional averages, बहुत ही important क्वेश्चन है। तो आपने देखा इसमें both median and mode are jointly called as positional averages as both median and mode determine the positions। अब बात करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन may be defined as the middle value in the data set when its elements are arranged in a
sequential order, either ascending or descending order of magnitude. तो आपने मीडियन क्या होता है? The median may be defined as the middle value in the data set when its elements are arranged in a sequential order, that is either ascending or in descending order of magnitude. तो आपने what is median? इसके the median may be defined as the middle value in the data set when its elements are arranged in a sequential order, that is either ascending or descending order of magnitude. For example, हमारे पास है 7, 14, 3, 4, 5, 6, 10. पहला क्या हमें करना है? असेंडिंग ऑर्डर में इनको करना है, ठीक है ना. उसके बाद हमें निकालना है मीडियन. मीडियन मीन्स ये मिडल वैल्यू. तो आपने याद रखना मीडियन जो होता है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द हायर हाफ एंड द लोअर हाफ द डाटा, ठीक है ना. तो आपने याद रखना व्हाट इज मीडियन, इसका मीडियन इज द मिडल वैल्यू विच, तो आपने व्हाट इज मीडियन, इसका सिर्फ द मीडियन इज द मिडल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द हायर हाफ एंड द लोअर हाफ ऑफ द डाटा सैंपल. तो आपने व्हाट इज मीडियन, इसका सिर्फ द मीडियन इज द मिडल वैल्यू विच, तो आपने व्हाट इज मीडियन, इसका सिर्फ द मीडियन इज द मिडल वैल्यू विच सेपरेट्स द हायर हाफ एंड द लोअर हाफ ऑफ द डाटा सैंपल. इंडिविजुअल सीरीज में हमें याद रखना होगा इसमें सॉर्ट द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. उसके बाद कैलकुलेट द मीडियन बाय फार्मूला m इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाई क्यू, ठीक है ना. n1 डिवाइड बाई क्यू. तो आपने याद रखना मीडियन, आपने याद रखना इसमें, तो आपने याद रखना मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1. मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई क्यू. क्यू होता है एटम, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7. दिस मीन्स 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम. दिस m इज इक्वल टू 7, ठीक है ना. ये आपने याद रखना होगा. तो इसके लिए आपने याद रखना मीडियन, ठीक है ना. मीडियन किसके बराबर होता है? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज n हमारे पास 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम. दिस इज 7, ठीक है ना. ये आपने याद रखना होगा. तो आपने याद रखना होगा पहले जब हमें मीडियन निकालना होगा तो हमें पहला क्या करना है? पहले हमारे पास डाटा लिखा है 2 7 9 3 6 8 12. उसके बाद हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको ये किया, अरेंज किया. उसके बाद हमें फार्मूला इसके लिए, मीडियन के लिए फार्मूला है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो आपने रखा मीडियन की फार्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो आपने याद रखना मीडियन की फार्मूला क्या होती है? तो आपने रखा मीडियन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट द मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस. पहले है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. पहला क्या है? अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. स्टेप 2 है अप्लाई फार्मूला, दैट इज m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो आपने मीडियन की फार्मूला क्या है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स. तो आपने मीडियन की फार्मूला क्या है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो आपने मीडियन की व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मीडियन? इसके n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना. तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक n इज इक्वल टू 7. दिस मीन्स 7 डिवाइड बाई 2, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, दैट्स फोर्थ आइटम, ठीक है ना. फोर्थ आइटम इन आवर मीडियन. फोर्थ आइटम इज आवर मीडियन. तो इसके लिए फैक्ट याद रखना इसमें, इफ नंबर ऑफ आइटम्स और ऑड देन मीडियन विल बी डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है ना. तो आपने इफ नंबर ऑफ आइटम्स, तो मीडियन के लिए फैक्ट आपने याद रखना इसमें, इफ नंबर ऑफ आइटम्स. तो आपने इसमें पहले आपने व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मीडियन? इसका n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. मीडियन के फार्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. मीडियन के फार्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. उसके बाद नोट आपने इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीरीज आर ऑड देन मीडियम विल बी डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है ना. तो आपने इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड in a series then median will be a direct value. If number of terms are even then middle value will be calculated by taking the arithmetic mean of two values, ठीक है ना. तो पहले आपने याद रखना इसमें फैक्ट मीडियन के लिए, आपने याद रखना मीडियन के लिए फार्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. मीडियन हम कैसे निकालते हैं? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मीडियन? इसके n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो आपने पहले याद रखना इफ नंबर ऑफ आइटम्स या इफ नंबर ऑफ टर्म्स या इफ, तो आपने रखना इफ नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज आर ऑड देन मीडियन विल बी द डायरेक्ट वैल्यू. इफ नंबर ऑफ आइटम्स आर इवन इन ए सीरीज देन मिडल वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज, ठीक है ना. तो आपने याद रखना होगा इसमें. तो आपने याद रखना पहले फैक्ट इफ नंबर ऑफ आइटम्स और ऑड देन डायरेक्ट वैल्यू हमें निकल जाएगा मिड वैल्यू, ठीक है ना. मीडियन निकल जाएगा. इफ नंबर ऑफ आइटम्स और इवन देन हमें क्या करना है? जो मिडल वैल्यूज है उनका मीन निकालना है, ठीक है ना. तो आपने याद रखना इसमें फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना इसमें.
मीडियन की फार्मूला क्या है, n+1/2, n+1/2, यह है फार्मूला किसकी, कंटिन्यूस ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए n+1/2, ये हो गया एक फार्मूला। उसके बाद इफ नंबर ऑफ आइटम्स आर ऑड देन डायरेक्ट वैल्यू जो बिटवीन में होगा वो हो गया हमारा मीडियन। इफ नंबर ऑफ आइटम्स आर ऑड, इफ नंबर ऑफ आइटम्स आर इवन, देन हमें क्या करना है, हमें calculate the mean of two middle values, calculate the mean of two middle values, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है 2 4 6, पहले हमें क्या करना है 6 + 4 जो है वो हमें ऐड करना है डिवाइड बाय 2, उनका मेन निकालना है। दिस मीन्स इफ नंबर ऑफ items are odd then direct we can observe direct median, while as if number of items are even then the middle value can be calculated by taking the arithmetic mean of two middle values। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक 2 4 6 8, हमें क्या करेंगे 4 + 6 डिवाइड बाय 2, दिस मीन्स 5, ठीक है ना, हमारे पास क्या आएगा मीडियन 5, ये आपने याद रखना होगा। और जब हमारे पास होगा क्या, कैलकुलेट द मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, पहला इसके लिए फार्मूला अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद है कन्वर्ट द सैंपल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए सीरीज इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद डिटरमाइन n+1/2, ठीक है ना, दिस मीन्स समेशन n = समेशन ऑफ f, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने याद रखना इसमें फाइंड द मीडियन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू n+1 द एटम साइज फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। The cumulative frequency curve is also called as, इस पे Ogayu curve, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The cumulative frequency curve is also called as, इस पे Ogayu curve, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The cumulative frequency curve is also called, इस पे Ogayu curve, the cumulative frequency curve is also called as Ogayu curve, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The cumulative frequency curve is also called as, इस पे Ogayu curve, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The cumulative frequency curve is also called as, इस पे Ogayu curve, the cumulative frequency curve is also called as Ogayu curve। The curve is obtained by the curve is obtained, तो आपने याद इसमें, तो आपने फैक्ट याद रखना, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज ओगायु कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज ओगायु कर्व। द कर्व ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए ग्राफ, तो आपने याद रखना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए ग्राफ इज कॉल्ड एज ओगायु कर्व। तो आपने व्हाट इज ओगायु कर्व, पहले आपने याद रखना द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज आल्सो, तो आपने याद रखना द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज ओगायु कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज ओगायु कर्व। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए ग्राफ इज कॉल्ड एज ओगायु कर्व और cumulative frequency curve, ये आपने याद रखना, the representation of cumulative frequency on a graph is called as Ogayu curve और cumulative frequency curve। types of Ogayu curve, पहला क्या है less than Ogayu curve, उसके बाद है more than Ogayu curve, less than Ogayu curve and more than Ogayu curve। more than Ogayu curve starts from higher value to lower value, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। Ogayu curve n/2 is equal to maximum value divided by 2, then draw a horizontal line and maximum value divided by 2, ये आप छोड़ो। फॉर्मूला ऑफ ओगायु कर्व समेशन ऑफ f डिवाइड बाय 2, ड्रा लाइन ऑन x एक्सिस, ये आप छोड़ो। तो इसके लिए आपने याद रखना मीडियन के लिए, मीडियन इज द मिडल वैल्यू विच सेपरेट्स द हायर हाफ एंड द लोअर हाफ ऑफ ए डाटा सैंपल। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, सॉर्ट द डाटा इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट द मीडियन बाय फार्मूला m = n+1 डिवाइड बाय 2। n हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 7 है, डिवाइड बाय 2, दिस मीन्स जो फोर्थ आइटम होगा वो हमारा मीडियन होगा। इसी तरह से 10 50 20 30 40 एट्सट्रा ये भी होगा। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद हमें करना है n+1 डिवाइड बाय 2, दिस मीन्स n = 8, 8+1 डिवाइड बाय 2, दिस मीन्स 4.5th आइटम। वैल्यू ऑफ फोर्थ प्लस 0.5, वैल्यू ऑफ फोर्थ प्लस 0.5 डिफरेंट बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम, दैट इज 30 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 30 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 32.5, ये आपने याद रखना होगा इसमें। तो ये उसके बाद हो गया डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में अगर हमें मीडियन निकालना होगा तो क्या करना है, सॉर्ट वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके बाद हमें निकालनी होती है। कंटिन्यूअस सीरीज में हमें सिंपल याद रखना होगा L1 + L डिवाइड बाय f, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। अब बात करते हैं मोड। व्हाट इज मोड? द मोड इज द वैल्यू विच ओकर्स मेनी टाइम्स और लार्ज टाइम्स इन ए सीरीज। तो आपने व्हाट इज मोड, मोड इज द वैल्यू विच ओकर्स मेनी टाइम्स और लार्ज टाइम्स इन ए सीरीज। तो आपने व्हाट इज मोड, मोड इज द वैल्यू विच ओकर्स मेनी टाइम्स और लार्ज टाइम्स इन ए सीरीज, और मोड इज द वैल्यू विच ओकर्स ए नंबर ऑफ टाइम्स इन ए सीरीज। सेकंड कंडीशन है इसकी, मोड इज द वैल्यू विच
हैज़ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन इट्स इमीडिएट नाइबरहुड। तो आपने देखा मोड इज द वैल्यू विच हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन इट्स इमीडिएट नाइबरहुड। तो आपने वर्ड मोड, पहले आपने वर्ड मोड, सो द मोड इज द वैल्यू विच occurs many times or large times in a series, or mode is the value which occurs a number of times in a series। second condition है mode is the value which has the greatest frequency density in its immediate neighborhood। for example हमारे पास है 2 3 2 4 2, mode is equal to 2। some items sometimes condition may arise that we can call mode a number that occurs many times, then the situation arises and the second condition is applied, that is mode is the value which is the greatest frequency density in its immediate neighborhood। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइज है और फ्रीक्वेंसी है, साइज है 120 140 130 135 140। तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 16 18 19 1, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या इसमें क्या हमें याद रखना है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, दिस मीन्स दैट बिकम्स द मोड, ठीक है ना। तो आपने व्हाट इज मोड, पहले मोड इज द वैल्यू विच ओकर्स मेनी टाइम्स इन ए सीरीज व्हाइल एज केस में अराइज। सेकंड कंडीशन है मोड इज द वैल्यू विच हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है ना। तो आपने कहा पहले आपने मोड जो है, मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय या मोड इज डिनोटेड बाय इसके जेड। मोड इज द वैल्यू विच ओकर्स मेनी टाइम्स और लार्ज टाइम्स इन ए सीरीज। दूसरी कंडीशन है मोड इज द वैल्यू विच हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन इट्स इमीडिएट नाइबरहुड, ये आपने याद रखना होगा। द वैल्यू ऑफ मोड इज डिनोटेड बाय जेड। मोड इज द प्रेफरेबल, तो आपने मोड इज द प्रेफरेबल टू मीन एंड मोडियम व्हेन इट इज डिस्क्राइब्ड टू नो द मोस्ट टिपिकल वैल्यू। तो आपने याद इसमें मोड इज द, तो आपने मोड इज द प्रेफरेबल, तो आपने मोड इज द प्रेफरेबल टू मीन एंड मोडियन। तो आपने मोड इज द प्रेफरेबल टू मीन एंड मीडियन। तो आपने कहा मोड इज द प्रेफरेबल टू मीन एंड मोडियन। तो आपने कहा मोड इज द प्रेफरेबल टू मीन एंड मीडियन व्हेन इट इज डिस्क्राइब्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड। तो आपने कहा फैक्ट आपने याद रखना, मोड इज प्रेफरेबल टू मीन। तो आपने मोड is preferable to mean and median when it is desired to know the most typical value or most regular value or most commonly value। A distribution can either be no model value, unimodal value or bimodal value or multimodal value। हम बात करेंगे पहले नो मॉडल वैल्यू। व्हेन ईच डिस्ट्रीब्यूशन occurs as the same number of items in a series, ठीक है ना। तो नो मॉडल वैल्यू, तो व्हाट इज नो मॉडल वैल्यू, इसका व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन occurs as the same number of items in a series। तो आपने याद रखा नो मॉडल वैल्यू। तो आपने याद इसमें नो मॉडल वैल्यू में क्या आपने याद रखूंगा, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन occurs as the same number of items in a series। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6, इसमें मोड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से यूनिमॉडल वैल्यू में क्या होता है, व्हेन वन आइटम occurs the maximum number times, this is called as unimodal value। दिस मीन्स नो मॉडल वैल्यू में क्या है, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन occurs as the same number of items in a series। तो आपने कहा नो मॉडल वैल्यू। नो मॉडल वैल्यू मीन्स व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन occurs as the same number of items in a series। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6, इसमें मोड कुछ भी नहीं है। यूनिमॉडल में क्या है, when one item occurs the maximum number of times in a series, it is called as unimodal value। उसके बाद है bimodal value। when two items have the same bimodal value किसको हम कहते हैं, when two items have the same maximum frequency। तो आपने what is bimodal value, इसका when two items have the same maximum frequency। तो आपने what is bimodal value, इसका when two items have the same maximum frequency। फॉर एग्जाम्पल 2 2 3 3, ठीक है ना, ये आपने याद रखो। उसके बाद है मल्टी मॉडल वैल्यू। व्हेन मोर देन 2 आइटम्स हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल वैल्यू। तो आपने उसमें व्हेन मोर देन 2 आइटम्स हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड एज मल्टी मॉडल वैल्यू। कैलकुलेट द मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। There are two methods in case of calculating mode in an individual series, by observation and by converting individual series into discrete series। तो आपने याद उसमें there are two methods by which we can calculate mode। पहला क्या है, by direct observation। दूसरा क्या है, by converting individual series into discrete series। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 2 2, mode is equal to 2, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है 2 2 2 4 4 3 6 2 2 5। 2 हमें लिखना है, उसके बाद इसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखनी है, इसी तरह से 4 लिखना है, उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखनी है, 3 के आगे फ्रीक्वेंसी लिखनी है, 4 के आगे 5, उसके बाद मोड हमारा बन जाता है 2। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। देयर आर 2 मेथड्स, बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय ग्रुपिंग मेथड। पहला क्या है, इनकम हमारे पास है और नंबर ऑफ पर्सनस है। 16 हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास 16 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ऑफ 6, ये आपने याद रखना होगा। तो
क्योंकि तो आपने 6 जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है, दिस मीन्स 16 के नीचे है 16 है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन है नोट इफ गिवन फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 और मोर आइटम्स आर सेम। सेकंड कंडीशन इफ आइटम्स आर गिवन बट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज लाइक क्लोज टू ईच अदर 3 4 8 7 3। एग्जाम्पल हमारे पास हैं साइज और फ्रीक्वेंसी में 110 साइज फ्रीक्वेंसी 10 120 120 140 160 130 का शीट, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह से जो 140 है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 16, दिस मीन्स मोड बिकम्स द 16। मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज फाइंड आउट द मॉडल क्लास यूजिंग एनी ऑफ द मेथड इररेस्पेक्टिव बाय ग्रुपिंग अप्लाई फार्मूला z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई, ये आप छोड़ो। तो उसके बाद आपने याद रखना होगा इसमें मोड क्या होता है। तो आपने देखा मोड जो है द वैल्यू इन द डाटा सेट दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो आपने व्हाट इज मोड, इसका जो है द वैल्यू इन द डाटा सेट दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, वैल्यू दैट इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। तो आपने द वैल्यू दैट इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड मोड। इंडिविजुअल सीरीज में हम निकाल सकते हैं मोड 1 2 3 4 3, ठीक है ना। इसमें 3 रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स, दिस मीन्स 3 इज द मोड। इसी तरह से 1 2 3 6 7 9 ऑल मोड नो ऑब्जर्वेशन रिपीटेड। तो आपने अंदर इसमें पहले एग्जांपल है मोड निकला 3 1 2 3, ठीक है ना। इस तरह से एग्जांपल 2 में हमारे पास ऑल आर मोड, दिस मीन्स नो ऑब्जर्वेशन रिपीटेड, ठीक है ना। 1 2 3 6 7। इसी तरह से एग्जांपल 3 है हमारे पास 4 3 4 2 3 5 6 8 मोड इज इक्वल टू 3 एंड 4, दिस मीन्स बाय मॉडल। पहले आपने याद 3 एंड मीनिंग 4, ठीक है। 3 भी 2 बार आया है और 4 भी 2 बार आता है, दिस मीन्स इट इज बाय मॉडल, ठीक है ना। दिस मीन्स 3 एंड 4 इफ देयर आर मोर देन 2 मोड्स इन ए डाटा सेट इट्स कॉल्ड एज मल्टी मॉडल डाटा। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में आपने याद रखना है एज लिखना है, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन यानी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास मोड आएगा, ठीक है ना। ये एन एंटायर सेट ऑफ डाटा तो इज कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी। ये था हमारे पास जो मीन यानी सेंट्रल और टेंडेंसी के जो मीन मोड एंड मीडियन एंड मोड वो हमने एंड किया। खुदा हाफिज। क्वेश्चन आपने याद रखा व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद द सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स एन एंटायर, what is central tendency? The single value that represents an entire set of data is called as central tendency. बहुत important question है। The single value that represents an entire set of data is called as central tendency. The central tendency is also known as average or measures of location. The central tendency is also known as average